उनके हाथों से उस सत्ता को छीन के पुनः किसी और व्यक्ति को, किसी सही व्यक्ति को देने का काम करे। कुछ समुदाय के लोग जो है ब्राह्मणों को बड़ा जो है दूसरे हिसाब से अपशब्द के हिसाब से बोल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी आज के परिप्रेक्ष्य में सेल्फ मेड मशीन बन के रह गई है कि अब उसे ब्राह्मणों की ज़रूरत नहीं है। कुछ कमियां हैं ना कि हमने उनको ज़्यादा महत्व दे दिया। सत्ता का अहंकार उनके सर पे इतना चढ़ के बोल रहा है कि वो सबसे ज़्यादा दुर्गति अगर किसी की कर रहे हैं तो वो ब्राह्मण ही। इस बार का जो अनुमान है वो किस तरफ झुक रहा है? किसी एक व्यक्ति विशेष या एक समाज विशेष के प्रयास से कोई भगवान नहीं बन जाता और कोई आदर्श नहीं बन जाता है। संविधान जो है बदल दिया जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, ये चीज़ें जो है फैला कर लोगों को गुमराह करके। हमारे अपने यहाँ कोई जन्म भी ले लेता है तो वो सोचता है कि पूरा संसार हमको आपको पूजे, भले उसके कर्म जो हैं एकदम निकृष्ट से निकृष्ट ही क्यों ना हो। जिस तरह से आपने समाज के लिए किया है, समाज उसको आपको लौटा पाएगा। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ लोगों के बीच में झगड़ा लगाने का प्रयास किया। किसी एक को अगर आपको चुनना हो, ये बेहतर है इनसे, आप किसे चुनेंगे? ब्राह्मणों ने इन्हें सत्ता में ज़रूर ला दिया, लेकिन अब इनके पास मशीनरी है, ईडी है, सीबीआई है, इलेक्शन कमीशन इनका एजेंट ही है, तो ऐसे लोगों से लड़ना थोड़ा सा मुश्किल है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का भारत 100 पर। मैं हूं आपके साथ मयंक तिवारी। जगह जगह पर हमने देखा परशुराम जयंती के अवसर पर तमाम जो है ब्राह्मण संगठनों ने शोभा यात्रा निकाली। जगह जगह पर भगवान परशुराम की प्रतिमा का अनावरण हुआ और कई जगहों पर हमने देखा कि जो है बढ़ चढ़ कर इसमें बड़े बड़े नेताओं ने शिरकत किया। हमारे साथ में ब्राह्मणों के बहुत ही दमदार और मजबूती से पक्ष रखते हैं पंकज मिश्रा जी, समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे, जानेंगे, समझेंगे। पंकज जी, क्या कुछ रहा? अगर देखा जाए तो परशुराम जयंती के अवसर पर आप तमाम जगहों पर गए होंगे, तमाम कार्यक्रमों में आपने शिरकत किया होगा। क्या कुछ चीज़ें देखने को मिली? कितना ब्राह्मण समाज बदल रहा है? सबसे पहले आपका और आपके सभी दर्शकों का मैं प्रणाम करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप हमारे यहाँ आए। आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। और जैसा कि आपने देखा कि क्या बदलाव महसूस कर रहा है और क्या परिवर्तन है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ब्राह्मण समाज हमेशा से, सनातन काल से हमेशा समाज को दिशा देने का काम किया है। अगर सत्ता गलती से गलत व्यक्तियों के हाथ में चली गई है तो ब्राह्मण समाज का ये दायित्व रहा है कि वो उनके हाथों से उस सत्ता को छीन के पुनः किसी और व्यक्ति को, किसी सही व्यक्ति को देने का काम करे। मूल रूप से ब्राह्मण समाज का यही काम रहा है राजनीति के परिप्रेक्ष्य में। तो मैं समझता हूँ ब्राह्मण समाज ने उसे बखूबी किया है। ज़रूरत पड़ने पे उसने समाजवादी पार्टी को भी सत्ता में बिठाया है, ज़रूरत पड़ने पर उसने बहुजन समाजवादी पार्टी को भी सत्ता में बिठाया है और ज़रूरत पड़ने पर उसने भाजपा को भी सत्ता में बिठाया है। ये बात अलग है कि भारतीय जनता पार्टी आज के परिप्रेक्ष्य में सेल्फ मेड मशीन बन के रह गई है कि अब उसे ब्राह्मणों की ज़रूरत नहीं है। सत्ता का अहंकार उनके सर पे इतना चढ़ के बोल रहा है कि वो सबसे ज़्यादा दुर्गति अगर किसी की कर रहे हैं तो वो ब्राह्मण ही है। एक चीज़ हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसे आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने ब्राह्मणों का उस हिसाब से वो स्थान नहीं दिया जो देना चाहिए था जी। हम आपसे एक चीज़ जानना चाहेंगे, अभी कुछ ही दिनों पहले जो है अंबेडकर जयंती जगह जगह पर अभी भी मनाई जा रही है। यानी ब्राह्मणों की जो ये एक बहुत बड़ा पर्व है, कहीं न कहीं अगर देखा जाए भगवान परशुराम जन्मोत्सव जो है, तो उसके बाद से और अब में आपको कितना डिफरेंस समझ में आया कि उनकी जो डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा को मानने वाले जो लोग हैं उनमें और परशुराम जन्मोत्सव को मनाने वालों में कितना क्या कुछ चीज़ें रही और कितना जो है अभी सुधार की ज़रूरत है, किस समाज को सुधार की ज़रूरत है? हमने जो है अंबेडकर जयंती पर तमाम जगहों में हमने देखा है, हम तमाम कार्यक्रमों में हमने शिरकत किया था, तमाम कार्यक्रमों में हम गए थे, तो हमें जहाँ तक ये देखने को ये मिला कि कुछ समुदाय के लोग जो है ब्राह्मणों को बड़ा जो है दूसरे हिसाब से अपशब्द के हिसाब से बोल रहे थे कि भाई पहले जो है यही ब्राह्मण लोग मंदिरों में जाने से मना करते थे, फिर ऐसा हुआ, फिर बाबा साहब ने ऐसा किया, फिर हम लोगों को ये स्थान मिला। जबकि जहाँ तक हम जानते हैं कि ब्राह्मण समाज हमेशा से ही पूरे समाज को आगे लेकर जो है चलने का काम करता है। क्या कुछ कहना चाहेंगे और एकजुटता किस तरह से जो है सभी समाज को जो है जोड़ने का काम किया जाए, इसके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, मेरा सबसे सवाल आपका बहुत अच्छा है और आपके एक सवाल में बहुत सारे सवाल भी हैं। अगर देखा जाए इस सवाल का उत्तर अगर लोग अपने मन में उतार लें तो इस समाज को फिर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले चाहे B.R. अम्बेडकर हों, भारत रत्न बाबा साहब हों, और चाहे भगवान परशुराम जी हों, दोनों लोगों की कोई तुलना नहीं है आपस में।
एक हमारे आराध्य भगवान हैं तो एक हमारे आदर्श हैं जी। और दोनों लोग अगर कोई भगवान है और कोई आदर्श है, और आदर्श को भी ज़्यादातर लोग समाज में भगवान की तरह ही पूछते हैं, तो यह जो भावना आती है, जो भाव आता है, किसी व्यक्ति विशेष या समाज विशेष की वजह से नहीं आती है। जब भी कोई ईश्वर बनता है या ईश्वर के समान बनता है, हमारे आपके जीवन में हम आप कुछ ऐसा काम करते हैं कि लोग आपको पूजना शुरू कर देते हैं, भगवान की तरह दर्जा देना। आप देखे होंगे बहुत तमाम व्यक्तियों की भी मूर्तियां लगी हुई हैं, चूँकि उनके काम भगवान के तुल्य होते हैं। तो उसी तरह से किसी एक व्यक्ति विशेष या एक समाज विशेष के प्रयास से कोई भगवान नहीं बन जाता और कोई आदर्श नहीं बन जाता है, चाहे वो हमारे सबके सब चिरंजीवियों में से भगवान परशुराम हों और चाहे वो B.R. अम्बेडकर हों। B.R. अम्बेडकर की विचारधारा को मानने वाले एक वर्ग विशेष के लोग नहीं हैं। ये प्रचारित अलग है कि लोग करते रहते हैं कि सिर्फ हमारे हैं, ऐसा नहीं है। उन्होंने जो कुछ भी किया अपने जीवन में वो लगभग समान रूप से सबके काम आता है। हम आप अगर बहुत अच्छे से बैठ के यहाँ बात कर रहे हैं तो इसमें B.R. अम्बेडकर जी का बहुत बड़ा योगदान है जी। और भगवान परशुराम की बात अगर करें तो भगवान परशुराम ज़्यादातर लोग क्या है, मिथ्या फैलाते हैं समाज में कि वर्ग विशेष का उन्होंने नुकसान किया, वर्ग विशेष को। ऐसा कुछ नहीं था। अगर आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो भगवान परशुराम जो है क्रोध का प्रतीक नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है। भगवान परशुराम जो है जब व्यवस्था सो जाती है तो प्रतिशोध जन्म लेता है या फिर आवेश जन्म लेता है, उसका प्रतीक थे। वही अम्बेडकर थे। मैं भगवान परशुराम की उनसे तुलना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब व्यवस्था सो जाती है तो व्यक्ति जो है, जो योग्य होता है, उसे आगे आना चाहिए। अपने समय में भगवान परशुराम जी ने वही किया। जो भी आतताई थे उस समय उनका उन्होंने विनाश किया और समाज में एक बैलेंस स्थापित किया। वही B.R. अम्बेडकर जी ने किया जो उनके सामर्थ्य में था कि उन्हें जिन असमानताओं का सामना करना पड़ा, जिसके भी रूप में, देखिए क्या है कि लोग चीज़ों को जितना बढ़ा चढ़ा के बताते हैं, चीज़ें उतनी बड़ी चढ़ी भी नहीं होती हैं, और जितना कम आँख के बताते हैं उतनी छोटी भी नहीं होती हैं। बिल्कुल। जैसे सरकारों के खिलाफ लोग जितना बुरा बोलते हैं उतनी बुरी भी नहीं, और जितना अच्छा बताने का प्रयास करते हैं उतनी अच्छी भी नहीं होती हैं। सब बैलेंस के हिसाब से चलता है। तो मेरा अपना मानना है B.R. अम्बेडकर जी का इस समाज के लिए, मानवता के लिए बहुत बड़ा योगदान है। आजकल हमारे आपके यहाँ कोई बच्चा पढ़ लिख के बड़ा होता है तो समाज छोड़ दीजिए, अपने परिवार में भी अपने माँ बाप तक को नहीं याद कर पाता। इतनी अच्छी डिग्रियाँ थी, इतनी अच्छी पढ़ाई लिखाई थी, और अगर वो बाहर पढ़ने गए तो उसमें ब्राह्मणों का बहुत बड़ा योगदान था। बिल्कुल। उनका उपनाम जो अम्बेडकर उन्हें मिला हुआ है, उसमें भी ऐसा लोग बताते हैं कि उनके गुरुजी का बहुत बड़ा हाथ है, उनको आदर्श मानते हुए उन्होंने लगाया था। तो ऐसा नहीं है वो किसी व्यक्ति के खिलाफ थे, किसी समाज के खिलाफ थे या किसी समाज के बहुत बड़े समर्थक। वो मानवता के साथ थे और मानवता के समर्थक थे, और हम सबको वैसा होना चाहिए। एक चीज़ हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को याद किया जाता है जी, क्या उतना उस तरह से परशुराम भगवान को याद किया जाता है, या उस तरह से आर्यभट्ट को याद किया जाता है, या उस तरह से चाणक्य को याद किया जाता है? क्योंकि कहीं न कहीं सभी का अपने स्थान पे वो मतलब अपने क्षेत्र में वो स्थान है जो आज भी वो शिखर पर बने। देखिए मेरा अपना मानना है, समय जो है ना बहुत बड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो टाइम से अपने आप को अपडेट करता रहता है। तो आप जिन तीनों लोगों का नाम बताया, हो सकता है इनकी कार्यशैली और इनकी विचारधारा एक जैसी रही हो, लेकिन तीनों लोगों का आपस में कोई कंपैरिजन नहीं है, और तीनों लोगों का टाइमलाइन अलग अलग है। बिल्कुल, बहुत अलग अलग है। लेकिन ये छूट जैसे मैं कहता हूँ, एक छोटा सा एग्जाम्पल, भगवान शंकर, भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा की बात करें तो लोग ज़्यादातर भगवान भोलेनाथ विष्णु को ज़्यादा महत्व देते हैं, भगवान ब्रह्मा की पूजा नहीं होती है, काम करते हैं। जबकि तीन के तीनों अनादि हैं, तीनों ही एक दूसरे के समतुल्य हैं। तो ये उसी तरह से है कि हमें कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। सबका अपना अपना महत्व है। जो आर्यभट्ट ने किया वो अम्बेडकर जी नहीं कर सकते थे, जो अम्बेडकर जी ने किया वो आर्यभट्ट के लिए पॉसिबल नहीं था, क्योंकि दोनों लोगों का समय अलग अलग था। जिस समय में जो ज़रूरत थी तीनों लोगों ने उस समय में वो इस समाज को दिया। और हमारे आपके यहाँ क्या है कि हीरोज आर स्टार्ट अर्ली, जो हीरो होता है वो जल्दी शुरुआत करता है। और दूसरी बात, आज हम आप कुछ करते हैं तो आज ही याद किए जाते हैं, कल का हीरो कोई और होता है। बिल्कुल। तो समाज थोड़ा इस तरह से चलता है। इसमें बहुत टीका टिप्पणी करने की बजाय अगर हम लोग उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें तो मैं समझता हूँ, चाहे भगवान परशुराम हो, चाहे आर्यभट्ट जी हों, चाहे B.R. अम्बेडकर जी हों, तीनों लोगों की चीज़ें जो हैं हमारे आपके जीवन में बहुत उपयोगी हैं। पंकज जी, हम भी यही कह रहे हैं कि ये सभी लोगों ने अपने समय के साथ बहुत बेहतर किया, समाज को बहुत बेहतर दिया जी।
लेकिन वो कहीं न कहीं जिस तरह से लोग उनको याद करते हैं, कुछ कमियां हैं ना, कि हमने उनको ज़्यादा महत्व दे दिया, या उस जयंती पर हम बिल्कुल जो है, अब परशुराम जयंती पर आप देख लीजिए कितनी सक्रियता रही, उसकी वजह और अम्बेडकर जयंती अभी भी मनाई जा रही, साप्ताहिक तौर पर चल रहा है। उसकी वजह है अम्बेडकर जयंती पे सार्वजनिक अवकाश होता है, क्योंकि सरकार जो है भाई उस योग्य है, होना भी चाहिए। समाजवादी पार्टी ने जो है परशुराम जयंती पे भी राजकीय अवकाश घोषित कर रखा था माननीय स्वर्गीय नेताजी ने। उसके बाद अखिलेश जी आए, उन्होंने भी उसको जारी रखा। महाराज जी आए, उन्होंने ख़त्म कर दिया। उन्होंने कहा ये तो भगवान है ही नहीं, महापुरुष हैं, उन्होंने ख़त्म कर दिया इस अवकाश को। हमारे तो एजेंडे में भी हम सरकार में आएंगे, पुनः राजकीय अवकाश घोषित करेंगे। और दूसरी बात, आपके लोगों को पहल करनी पड़ती है। भगवान परशुराम जिन लोगों के लिए जाने जाते हैं, हमारी आपकी जो मैं जैसे ब्राह्मण हूँ, आप तिवारी हैं, तो हमारी आपकी जो बिरादरी है वो मुझे कहने में कोई लाग लपेट नहीं है, यहाँ सब नेता हैं बिल्कुल, और अति महत्वाकांक्षी हैं। कोई किसी के पीछे नहीं चलना चाहता है, ज़्यादा प्रबुद्ध है, और ज़्यादा नहीं, कहते हैं कि ओवर क्वालिफाइड जिसको कहा जाता है। एक होता है वेल क्वालिफाइड, एक होता है हाईली क्वालिफाइड, और एक होता है ओवर क्वालिफाइड। तो हमारी आपकी बिरादरी जो है बौद्धिकता में ओवर क्वालिफाइड है खुद को। हमारे आपके यहाँ कोई जन्म भी ले लेता है तो वो सोचता है कि पूरा संसार हमको आपको पूजे, भले उसके कर्म जो हैं एकदम निकृष्ट से निकृष्ट ही क्यों ना हो। एक ऐसी मानसिकता आ जाती है कि मैं ब्राह्मण के घर जन्म लिया हूँ, मेरी पूजा होनी ही चाहिए, भले उनके कर्म जो है, मतलब मैं शब्दों का यहाँ पे इस आपके वर्णन नहीं करना चाहता, उससे भी गिरे ही क्यों ना हो, लेकिन उनकी एक मानसिकता होती है हमें पूजा जाए। तो समय बदल रहा है, ऐसा संभव नहीं है। एक चीज़ हम आपसे जानना चाहेंगे, कहीं कहीं अगर आप दूसरे परिप्रेक्ष्य में देखें तो कुछ ही दिनों में जो है चुनाव भी होना है। हो सकता है कुछ चीज़ें ऐसी चल रही हैं कि पंचायत चुनाव से पहले विधानसभा का चुनाव हो जाए। जी। अभी कुछ क्लियर है नहीं ऐसा कुछ। तो अगर मान लीजिए विधानसभा चुनाव होता है और उत्तर प्रदेश का जो समीकरण कहता है कि एक बार जो है कोई अगर जीत के आता है तो दोबारा फिर से वो रिपीट नहीं करता है, ये संयोग रहा या कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि फिर से जो है बीजेपी यहाँ पर रिपीट की और 10 साल का कार्यकाल पूरा करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी। तो कहीं न कहीं अगर 2027 में आप लोगों की सरकार बनती है तो आप लोग इसको किस तरह से जो है ट्रीट करेंगे कि परशुराम जयंती को ही उसी तरह का महत्व मिल सके जिससे जो है ब्राह्मण समाज में हीन भावना न पैदा हो। और कहीं न कहीं अभी कुछ ही दिनों पहले आपने देखा होगा कि एक कानून आया, यूजीसी कानून, जिसके ज़रिए जो है जो बीजेपी का मूल वोटर है, जिसे बीजेपी ये समझती है कि ये वोटर्स, चाहे ब्राह्मणों की बात हो, चाहे ठाकुरों की बात हो, चाहे वैश्य समाज की बात हो, लाला समाज की बात हो, तो ये जो हमारे वोटर हैं ये हमारे मूल वोटर हैं और ये हमें वोट करते ही हैं। हमें वोट नहीं करेंगे तो किसी को वोट नहीं करेंगे, भले ही मुझसे बहुत नाराज़ हैं तो हमें वोट नहीं करेंगे, लेकिन वोट करेंगे ही नहीं। लेकिन उनके लिए इस तरह का कानून आखिर ये किस मानसिकता को दर्शाता है? देखिए, आपके दो सवाल हैं मूल रूप से। एक तो सरकार का ऐसा प्रयास होना चाहिए कि बाकी व्यवस्थाओं के हिसाब से परशुराम जयंती हो, दूसरा यूजीसी। जी देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये साफ कर देना चाह रहा हूँ, चाहे समाजवादी सरकार हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी, चाहे बहुजन समाजवादी, या कोई भी सरकार हो, किसी भी सरकार का ये काम नहीं होता है कि किसका जन्मोत्सव कितने धूमधाम से मनाया जाएगा, और होना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल, ये तो आपसी जो है, सरकार को हर जन्मोत्सव, हर दिन को समान रूप से समान एक बराबर स्पेस देना चाहिए। बाकी जयंती मनाना न बनाना ये लोगों का काम है कि उसे कितने धूमधाम से मनाएंगे। मेरा अपना मानना है कि राजनीति में धर्म का पालन होना चाहिए, धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए कि किसी एक विषय को बहुत बढ़ावा दीजिए और किसी एक विषय को आप नीचे कर दीजिए। अगर परशुराम जयंती के प्रति निरस्ता है तो इसमें बीजेपी की मैं नहीं समझता हूँ बहुत बड़ी कमी है, ये भगवान परशुराम के मानने वालों की कमी है कि उसकी वजह से निरस्ता है, और निरस्ता नहीं है। देखिए, हम आप सौम्य विचारधारा के लोग हैं, उग्रता हमारे आपके अंदर नहीं है। हमारा आपका मनाने का स्टाइल, हमारा आपका समझने का स्टाइल, हम आप एक बौद्धिक बिरादरी से आते हैं। हमारा आपका प्रयास, हम आप लोग दूसरों को ज्ञान देते हैं कि जैसे अम्बेडकर जी के बारे में मैंने बहुत लगभग 45+ कार्यक्रम मैंने अटेंड किए होंगे कि आप अम्बेडकर को मानने से ज़्यादा, यदि आप उन्हें सच्चा सम्मान देना चाहते हैं तो अम्बेडकर को पढ़ने का प्रयास करिए।
और हमारी आपकी बिरादरी जो ब्राह्मण है उसका काम पढ़ने पढ़ाने का ही रहा है। तो हम आप परशुराम को भगवान का जन्मोत्सव एक्सप्रेस करें या ना करें बड़ी बात नहीं है, भगवान परशुराम के चरित्र को अपने अंदर उतार के रखते हैं ये बड़ी बात है, और उनके संदेश को लोगों के बीच में फैलाते हैं ये बड़ी बात है। तो किसी सरकार का ये काम नहीं होना चाहिए कि किसी की जयंती बहुत धूमधाम से मनाई जाए या किसी को डोमिनेट किया जाए। सरकार को की तरफ से एक बराबर स्पेस होना चाहिए लोगों को। अब ये लोगों के ऊपर है कि कौन कितना एग्रेशन में है, कौन कितना जो है एक्टिव है कि वो किसी चीज़ को कितने अच्छे से लेके जाता है। दूसरी बात, यूजीसी की आप बात कर रहे हैं। देखिए मैं समझता हूँ यूजीसी ही नहीं, ऐसे सैकड़ों मुद्दे हैं जिसकी वजह से लोगों को भारतीय जनता पार्टी को पटक देना चाहिए, निकाल सत्ता से बाहर कर देना चाहिए। आपने देखा भी होगा तमाम जो है सोशल मीडिया पे तमाम मैं अपनी बात पूरी कर दूं, अत्यधिक कट्टरता जो है वो कभी प्रेम को जन्म नहीं देती है, वो चाहे हम करें आप करें। बिल्कुल। यूजीसी के माध्यम से इन्होंने सिर्फ और सिर्फ, आपका छात्र जीवन रहा होगा, मेरा भी रहा है, आपने देखा है विश्वविद्यालयों में हम लोग हॉस्टल में रहते थे तो कोई किसी बिरादरी का, कोई किसी स्टेट से, कोई ओबीसी, कोई एससी, कोई जनरल, कोई फॉरवर्ड, कोई कायस्थ, एक साथ रहते थे। यहाँ तक एक कमरे में रहते थे, और जब छुट्टियों का दिन होता था तो मुझे लगता है ज़्यादातर एक ही जगह खाना बनता था, एक ही साथ बैठ के लोग खाते भी थे। किसी के घर से ठेकुआ बन के आया है, किसी के घर से लड्डू बन के आया है, किसी के घर से घी आया है, किसी के यहाँ से अचार आया है, तो तमाम प्रकार की सब एक साथ मिल बैठ के खाते थे। छात्रों के बीच में इस मौजूदा सरकार के प्रति इनकी अशिक्षा की नीति को लेके, इनकी शिक्षा की बढ़ती शिक्षा की जो महंगाई बढ़ रही है उसकी नीति को लेके, बेरोजगारी की नीति को लेके जो आक्रोश पनप रहा था, हर बिरादरी, हर वर्ग, हर समुदाय के जो सभी छात्र हैं एक ही झंडे, एक ही बैनर के नीचे खड़े होकर इस सरकार के खिलाफ जो तैयारी कर रहे हैं थे, खास करके 2000 के बाद के जो बच्चे जिन्हें जेनजी कहा जाता है जी, उनका प्रोटेस्ट इनके खिलाफ इतना तगड़ा हो रहा था। तो इनकी जो अपनी एक इंटरनल मशीनरी है, इंटरनल टीम है आरएसएस वाली, उन लोगों ने यूजीसी के माध्यम से फिर से उन्हें अलग अलग मंचों पे जाने के लिए ये व्यवस्था खड़ी की, यूजीसी लाई। यूजीसी में कुछ है नहीं, यूजीसी का कानून ऑलरेडी 2013 में ही कांग्रेस के टाइम में आ चुका है, आप उसे ढंग से फॉलो करा दीजिए। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ लोगों के बीच में झगड़ा लगाने का प्रयास किया और लोगों को तोड़ के रखने का काम किया, जैसा कि हमारे आपके बीच में अंग्रेज करके गए थे आज के सालों पहले। उन्होंने सैकड़ों साल जो शासन किया, डिवाइड एंड रूल से ही किया था। तो भारतीय जनता पार्टी ठीक वही कर रही है। और रही बात सत्ता से जाने की बात, तो देखिए ईमानदारी से यदि चुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी 2022 में भी नहीं आती, 24 में आपने देख लिया है, और 2027 में भी वही होगा। ये बात अलग है कि ब्राह्मणों ने इन्हें सत्ता में ज़रूर ला दिया, लेकिन अब इनके पास मशीनरी है, ईडी है, सीबीआई है, इलेक्शन कमीशन इनका एजेंट ही है। तो ऐसे लोगों से लड़ना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम लोग लड़ेंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी लड़ेगी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी लड़ेंगे, और हम लोग उनके सिपाही बन के लड़ेंगे। मैं आपको एक बात बहुत साफ क्लियर कर दूं, 2023-24 तक भारतीय जनता पार्टी का पार्टी फंड 10,000 करोड़ रुपए था। आप अपने दर्शकों की बात बताइए। और 24-25 में अकेले 6,000 करोड़ की बढ़ोतरी हुई, लगभग आज के रेट में 16,000 करोड़ का पार्टी फंड है इनका। कौन सा उद्योग लगा रखा है भारतीय जनता पार्टी ने, कौन सा कारखाना लगा रखा है? 2014 में कांग्रेस और इनका लगभग बराबर ही था, लेकिन 2014 के बाद से इतना बड़ा उछाल। अमित शाह के बेटे जैसा 80,000 करोड़ की कंपनी चलाते हैं, कौन सा उद्योग चलाते हैं? ये हमारे आपके बच्चों को आंदोलनों में झंडा और कासगंज वाली घटना आपको याद होगी, कौन पोंछने जा रहा है उसका आंसू आज के डेट में? इन्होंने तो उग्रता लाके एक जो फेसबुकिया कट्टरता है उसको पैदा कर दिया। बच्चा मर गया, जिसका मर गया उसकी माँ के जैसे जाके आप पूछिए। इनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, इनका पार्टी फंड बढ़ रहा है, देश नहीं विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन रही है, हर जिले में 5 स्टार लेवल का इनका कार्यालय खुल रहा है। पैसा कहाँ से आ रहा है? टाटा जैसी कंपनी जिसने जीवन में किसी को चंदा नहीं दिया, स्वर्गीय रतन टाटा जी के मरने के बाद उससे भी इन्होंने 1,000-2,000 करोड़ चंदा ले लिया लगभग। मैं एग्जैक्ट फिगर नहीं बता पाऊंगा, देखना पड़ेगा, लेकिन इन्होंने ले लिया माइक्रोचिप बनाने के नाम पे। तो ये ऐसे इससे कौन लड़ पाएगा आप बताइए? ये तो जनता के हाथ में है। जिस देश की इकोनॉमी 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बताई जा रही है और वहाँ के 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन पे जिंदा हों, वो देश
कहाँ है 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी? क्षेत्र में आप लगातार सक्रिय रहते हैं, लोगों के सुख दुख में अपनी सहभागिता दर्ज करते हैं, लोगों के यहाँ आना जाना होता है तमाम जगहों पे, चाहे चट्टी चौराहों पर भी आपका उठना बैठना लगातार होता ही होगा। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे माहौल क्या है, क्या कुछ चीज़ें हैं, आप लोगों के मन से क्या कुछ निकल के आ रहा है कि इस बार का अनुमान जो है, मुंगरा बादशाहपुर से तो आप लोग ये सीट क्लियर ही किए हैं, इस बार का जो अनुमान है वो किस तरफ झुक रहा है और कितनी मजबूती इस बार समाजवादी पार्टी मुंगरा बादशाहपुर और जौनपुर में खास तौर पर रखेगी? देखिए, मैं बता दूं आपको, जौनपुर में तो सरकार समाजवादी की ही थी और है और रहेगी। दोनों जौनपुर के लोग पढ़े लिखे हैं, सबसे ज़्यादा सिविल सर्विसेज में देने वाला जिला है उत्तर प्रदेश में, बौद्धिक लोगों का जिला है, पढ़े लिखे लोगों का जिला है, मजबूत लोगों का जिला है, जो जुमलेबाजी में नहीं फंसते हैं। तो मैं आपको साफ कर देना चाहता हूँ, चट्टी चौराहों की जो बात है, आवाज़ है, वो तो भाजपा के खिलाफ है। कोई नहीं चाहता भाजपा आए, लेकिन आज की डेट में भाजपा में मेरा अपना मानना है मुख्य रूप से 2 वजह से लोग हैं। मैं नेताओं की बात कर रहा हूँ अभी। एक, मेरा धन बचा रहेगा, मुझे जेल नहीं जाना पड़ेगा। दूसरा, हमें टिकट मिल जाएगा तो हम आसानी से जीत जाएंगे, सरकार जितवा देगी सिस्टम लगा के। नहीं तो आप देख लीजिए, कांग्रेस मुक्त भारत करते करते कांग्रेस युक्त भाजपा हो गई है। सारे नेता कांग्रेस के ही हैं, इनकी वॉशिंग मशीन में धुल के साफ हो गए हैं। कौन है इनके पास विजनरी लीडर? आप बताइए, अटल जी के टाइम का कौन सा बड़ा लीडर है जो इनको आज की डेट में लीड कर रहा है? 2 गुजराती चला रहे हैं, बेच रहे हैं इस देश को, 2 गुजराती खरीद रहे हैं, यही चल रहा है। और उनके पैसे से लोगों को भी खरीदने का काम करते हैं। जो प्यार से बिकता है उसे प्यार से, जो प्यार से नहीं बिकता उसे ईडी सीबीआई से। तो माहौल तो इनके खिलाफ है। ईमानदारी से आज बैलेट पेपर पे चुनाव हो जाए, जमानत नहीं बचेगी इनकी विधायकों की। पूर्वांचल में तो खास करके जमानत नहीं। मैं चैलेंज करता हूँ, और 2024 में हम लोगों ने रिकॉर्ड वोटों से इनका 400 पार का नारा रोका था, और इस बार भी रोकने का काम करेंगे। और ये जो आतताई सरकार है, जो सुटकेस देने वालों की सरकार है, जो बड़े लोगों की सरकार है, उद्योगपतियों की सरकार है, धन्ना सेठों की सरकार है, इसको उखाड़ के फेंकने का काम हम लोग उत्तर प्रदेश से करेंगे। और पूरी तैयारी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की या उनके एक एक कार्यकर्ताओं की। हम लोग हाथ जोड़ के हर वर्ग, हर बिरादरी में जाके सर झुका के यह निवेदन कर रहे हैं कि आप खुद असेसमेंट करिए और इस सरकार को इसका आईना दिखाइए। जब बीजेपी के लीडर्स कहते हैं कि 2024 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के अलग अलग लोगों ने इस तरह का एक भ्रम फैला दिया कि संविधान जो है बदल दिया जाएगा, आरक्षण ख़त्म हो जाएगा, ये चीज़ें जो है फैलाकर लोगों को गुमराह करके वोटिंग प्रणाली। अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा। मानते हैं ना, मीडिया भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से चल रही है ज़्यादातर। आप लोग सोशल मीडिया वाले हैं, आप लोग तो ईमानदार हैं। जो मुख्य धारा की मीडिया है वो वही बताती है कि मोदी जी आम चूस के खाते हैं या काट के खाते हैं, या 35 साल भीख कम मांगी थी, या पठान का बच्चा हूँ, यही दिखाती है जी। सोशल मीडिया को छोड़ दिया जाए। और सोशल मीडिया पे भी जो स्वतंत्र रूप से कुछ दिखाने की कोशिश करते हैं वो जेल जा रहे हैं, उनकी हत्याएं हो रही हैं। मैं पत्रकारों की बात कर रहा हूँ। मेरठ के पत्रकार की स्थिति देख लीजिए, दिल्ली के पत्रकार की स्थिति क्या हुआ कि जेल भेज दिया गया सिर्फ सच लिखने के लिए। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, सारा सिस्टम आपका, सारी व्यवस्था आपकी, पैसा आपका, ईडी सीबीआई आपकी, इलेक्शन कमीशन आपका, और भ्रम हम फैला रहे हैं। ये सच्चाई है। इनके सांसद ने मंच से कहा जरूरत पड़ेगी तो हम संविधान भी बदल देंगे। अच्छा, आप बताइए, भगवान तो राम, अयोध्या के सांसद का, भगवान राम, उसी का परिणाम है कि अयोध्या हार गए। जिस भगवान रामचंद्र जी की कृपा से नाम लेके ये चुनाव में उतरे थे, उन्होंने अपनी ही सीट इनको नहीं दी। इससे बड़ा इनको तमाचा क्या होगा। और यूजीसी में पहली बार मैंने अपने जीवन में देखा, मेरी 34-35 साल मेरी उम्र है, कि वर्तमान मौजूदा प्रधानमंत्री के पोस्टरों पर लोगों ने जूते और चप्पल से मारा। वो कौन लोग हैं मारने वाले? वो कौन लोग मारने वाले हैं? ये तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि ओबीसी समाज के कुछ दलाल और ठेकेदार टाइप के लोग हैं जो अपनी दुकान चलाने के लिए, वो चाहे डॉक्टर संजय निषाद हों, चाहे राजभर जी हों, चाहे अनुप्रिया पटेल जी, जो लोग सिर्फ और सिर्फ अपने समाज के साथ धोखा कर रहे हैं और अपने समाज के फेवर में बोलना नहीं चाहते, सिर्फ क्योंकि उनके परिवार के लोग मंत्री बन रहे हैं, उनके परिवार के लोग सांसद बन रहे हैं, इस वजह से ये हैं। नहीं तो इनको पसंद नहीं है।
ये वो लोग हैं जो वो दिन दूर नहीं कि लिखवा दे डॉग्स एंड इंडियन आर नॉट अलाउ, उस विचारधारा के लोग हैं भारतीय जनता पार्टी वाले। आप उस समय पूछ रहे थे ना कि इनको ज़्यादा मानने वाले, इनको कम मानने वाले क्या हैं। आप व्यक्तिगत रूप से आत्ममंथन करिएगा घर जाके, क्या नेहरू जी और मोदी जी में कोई कंपैरिजन है? जमीन आसमान का अंतर है। लेकिन मोदी जी आज वर्तमान है, नेहरू जी पास्ट हो चुके हैं। एक चीज़ हम आपसे जानना चाहेंगे, कुछ लोगों से जो है इंडिविजुअल हम मिले थे, तो हमने उनको जिक्र किया था, हमने मतलब बहुत पहले से ही हमारी इच्छा रही थी तो एक बार आपके साथ बैठेंगे, आपसे बातचीत करेंगे, क्योंकि आप समाज सेवा में लगातार जो है सक्रिय रहते हैं, लोगों के सुख दुख में बड़ी अपनी सहभागिता दर्ज कराते हैं। तो लोगों का एक ये सवाल था कि भाई एक बार आप उनसे ज़रा पूछिएगा, आपने खुद ही बता दिया कि हम 34-35 साल हमारी अवस्था है। जी जी। तो लोगों का ये कहना था कि भाई एक बार ज़रा आप उनसे उनकी उम्र पूछिएगा, उनका थोड़ा सा बिजनेस वगैरह पूछिएगा, क्योंकि वो लोगों की बड़ी जो है बढ़ चढ़ कर बहुत ही खुले दिल से लोगों की मदद करते हैं। अभी एक मज़दूर की किसी के जो है घर बनवाने में भी आपने जो है मदद किया, तो और भी तमाम चीज़ों में आप खुलकर जो है आर्थिक हमारा अपना मानना है, इस समाज से ही मुझे सब कुछ मिला है। मैं बहुत सामान्य किसान का बेटा था। मैं अपने जीवन में यही विद्यालय पढ़ता है जयपालपुर में, मेरे दादाजी मतलब मेरे ख़ानदान के थे, वो प्रिंसिपल थे। मैं यहाँ से 3 किलोमीटर पैदल पढ़ने जाता था। यूपी बोर्ड का पढ़ा हुआ विद्यार्थी हूँ और संघर्ष मैंने किया जीवन में, लेकिन आसपास के लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, जिसकी वजह से इस लायक हूँ कि मैं उनकी थोड़ी बहुत मदद कर पा रहा हूँ। और मेरा अपना मानना है कि समाज जो आपको दे उसे समाज को आपको लौटाना चाहिए, समाज फिर आपको लौटाता है। वंस अ लीडर ऑलवेज अ लीडर। पॉलिटिशियन बनने की मेरी कभी भी इच्छा नहीं थी, ना सपना था। लीडर बनने की थी और वो मैं हूँ। कोई मायने नहीं रखता है मैं कोई चुनाव लड़ूं या ना लड़ूं। हाँ, समाजवादी ये आपने बड़ी बात कही, क्योंकि हमने आपको देखा है कि कोई भी मंच हो, किसी भी बिरादरी का मंच हो, आप उस पर चढ़ जाते हैं और आप जो है खुलकर जो है पूरा जो है समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। बहुत अच्छी बात है। हम ये चीज़ जानना चाहते हैं आपसे बिजनेस व्यवसाय के बारे में, थोड़ा सा आप इस पर, व्यक्तिगत जरूर है लेकिन इस पे हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि भाई क्या कुछ चीज़ें हैं। देखिए मैं आपको बता दूं, 2 साल से मेरे ऊपर ईडी की इंक्वायरी चल रही है, जबकि एक सिंगल साक्ष्य नहीं मिला है। भारतीय जनता पार्टी के जो एजेंट लोग हैं उनको एक सिंगल साक्ष्य नहीं मिला। 2 साल हो गया, सब कुछ उन्होंने चेक कर लिया। मेरा सिंपल सा मेरा रियल एस्टेट का कारोबार है, मेरी एक रियल एस्टेट ब्रोकरेज फर्म है, उसी से मेरा काम गुजारा हो जाता है। साईं उतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, खुद भी भूखे ना रहो साधु न भूखा जाए। और मेरे साथी यार दोस्त बहुत मजबूत हैं जो मेरी मदद करते रहते हैं, जो मुझे इतना इनकरेज करते हैं, मुझे इतनी डोनेशन देते हैं कि तुम यार अपने क्षेत्र में अच्छा काम करते हो, हमारी तरफ से भी कुछ पुण्य कर दिया करो। तो यही सब है, बाकी कोई बड़ी बात नहीं है। और ईश्वर की दया से सब अच्छा चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। और मैं आपको बता दूं, ब्राह्मण के घर में जन्म लिया था, चाहता तो तिलक लगाए, कहीं भी भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करता रहता। मैंने अपने जीवन में राजनीति की शुरुआत विपक्ष से की है, समाजवादी पार्टी से की, तब समाजवादी पार्टी सत्ता से बाहर थी। और मैं आपको विश्वास दिला दूं, बहुत सारे नेता हैं, आपने देखा होगा चुनाव का सीजन बदलता है, दल भी बदल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको एक बात लिख के और क्लियर करके दे रहा हूँ, समाजवादी पार्टी में मैं बहुत खुश हूँ, बहुत शौक से, बहुत गर्व के साथ राजनीति करता हूँ। मेरा नेता मुझे इतनी छूट देता है, मैं किसी भी मंच पे किसी के यहाँ भी चला जाता हूँ और अपनी विचारधारा, अपनी बातें रख लेता हूँ, कोई दबाव की राजनीति नहीं करता हूँ। इतनी छूट है मुझे समाजवादी पार्टी में, और यही समाजवादी पार्टी का विज़न भी है। मुझसे जीवन में, मैं राजनीति मुझे पसंद नहीं थी, बिल्कुल नहीं पसंद थी, लेकिन शायद मैं राजनीति के लिए बना था। राजनीति नहीं कहूँगा, समाज सेवा के लिए शायद मैं बना था, इसलिए मुझे मज़ा आता है इसको करने में, बहुत शौक से करता हूँ। मुझे लगता है कि मेरा वो स्वभाव है कि अगर मेरे पास मेरी आखिरी पाई भी होगी और मुझे किसी को देना पड़ेगा उस समय, तो मैं देने में 1 मिनट भी सोचूंगा नहीं, क्योंकि ईश्वर ने हाथ पांव दिया है, फिर कमा लूँगा मैं, और अच्छे से कमा लूँगा। और जीवन का ऐसा कोई सुख नहीं है जो ईश्वर ने दिया ना हो, सब कुछ दिया। तो और लेकिन इसकी एक बड़ी वजह है ये समाज सेवा की। अगर यही मैं भारतीय जनता पार्टी की कर रहा होता तो नहीं कर पाता, क्योंकि मैंने देखा है लोग बस्तियां बिरा देते हैं, लोग बिरादरी बिरा देते हैं कि इसके यहाँ जाना है, इसके यहाँ नहीं जाना है। हमारी पार्टी कभी इस तरह की सोच नहीं रखती है। जीवन में जो आपके सामने पड़ रहा है, सबसे पहले उसकी मदद करो, फिर समझो कि वो कौन है, कहाँ है, किस विचारधारा का है। मोहब्बत शाहपुर के ही आपके विधायक हैं, आपके ही नाम है उनका, पंकज भाई हमारे। जी जी जी। तो पंकज पटेल जी के बारे में जहाँ तक हम जानते हैं कि चुनाव से पहले कोई उतना उनका बहुत बड़ा प्रभाव नहीं था जी।
और हम आज भी ये चीज़ देखते हैं कि जो नए नए नेता बनते हैं सबसे पहले उनका ये रहता है कि हमें एक मतलब वो स्टेटस मेंटेन करना है, कम से कम 3-4 हमारे पास फॉर्च्यूनर कार होनी चाहिए, थोड़ा सा उतना हमारा भौकाल होना चाहिए। आप उन चीज़ों पर कभी क्यों नहीं मंथन किए कि हमें इस तरह का जो है वो थोड़ा सा हिसाब किताब बना के रखना चाहिए? आप समाज सेवा में लगे तो क्या आपको इतना अनुमान है कि समाज आपको जो है जिस तरह से आपने समाज के लिए किया है समाज उसको आपको लौटा पाएगा? देखिए, समाज मुझे लौटा पाएगा नहीं, समाज मुझे लौटा रहा है प्यार और मोहब्बत के रूप में। मुझे नहीं लगता कि आप समाज में पता करेंगे तो हो सकता है मेरी बड़ाई करने वाले लोग न मिले, लेकिन मेरी बुराई करने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। और रही बात 4-5 फॉर्च्यूनर बड़ाई करने वाले मिलते हैं, इसी वजह से मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्योंकि जो नए नेता निकलते हैं उनका ये रहता है कि भाई हमको ये फला कार लेनी है, देखिए किसी के ये अपना अपना शौक है, व्यक्तिगत जीवन में टिप्पणी करने की कोई मतलब नहीं है। मतलब यही है कि रिटर्न गिफ्ट जो है, तो समाज से मुझे जो चाहिए वो समाज मुझे बखूबी दे चुका है और दे रहा है। मैं एक सामान्य किसान का बेटा था, मेरे पिताजी को इस गांव के बाहर लोग नहीं जानते थे। आज मेरे पिताजी को मेरे साथ साथ पूरा जिला जानता है, मेरे गांव को पूरा जिला जानता है। तो ये समाज की देन है, ये अपने आप में सबसे बड़ा गिफ्ट है, इससे बढ़ के कुछ हो नहीं सकता है। और मैं समझता हूँ कि रही बात गाड़ियों की, तो मैं बता दूँ आपको, जीवन में जब राजनीति में आया मैंने ऐसे अखिलेश जी के साथ में बैठा हुआ था। उनकी एक ऐसी पर्सनालिटी है, जीवन में आप कभी व्यक्तिगत रूप से मिलेंगे तो फिर आप उन्हें कभी भूल नहीं पाएंगे। वो भी नहीं भूलते हैं और वो भी नहीं भूलते हैं, ये तो उनकी खासियत है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि पंकज जो है तुम्हारे यहाँ से जो है लगभग वही ज्वाला प्रसाद यादव जी हमारे यहाँ विधायक हुए थे, उसके बाद से समाजवादी पार्टी लगातार यहाँ से हार रही थी। मैं उनसे प्रेरित होकर मैंने सक्रिय राजनीति में कदम रखा कि वहाँ से तुम लगोगे तो तुम जीत भी सकते हो और तुम्हारे समाज का बहुत सारा वोट भी है वहाँ पे और मेहनत भी तुम कर लेते हो, तुम्हारा स्वभाव भी अच्छा है। तो मैं उनसे प्रेरित होकर राजनीति में आया, लेकिन ये सोच के नहीं आया था कि मुझे विधायक ही बनना है। समाजवादी पार्टी या अखिलेश जी का साथ मैंने चुना था तो ये सोच के चुना था कि उनके विज़न, जो उनकी विजनरी सोच है, जो प्रोग्रेसिव उनकी लीडरशिप है, जो उन्होंने काम किए और जो उनकी व्यक्तिगत रूप से मैं जानता हूँ सोच है एक समाज के प्रति कि समाज किस तरह का होना चाहिए, क्या विज़न होना चाहिए, कि एक अच्छा आदर्श समाज कैसा होना चाहिए, मैं उस चीज़ का कायल हूँ। इसलिए मैं उनसे इंस्पायर हूँ और मैं उनके साथ हो लिया। आपको याद होगा 2022 के चुनाव से पहले वो आए थे, उन्होंने मुझे वो सम्मान दिया गौरी शंकर के मंदिर पे, तो वो बहुत बड़ा रिटर्न गिफ्ट है मेरे लिए, जिसका ऋण मैं जीवन भर चुका ही नहीं सकता। मुझे कौन जानता था, कोई नहीं। उन्होंने मुझे एक नेता के रूप में इस समाज में स्थापित किया। बिल्कुल। मेरा कंपटीशन जब मैंने राजनीति शुरू की तो पंकज भाई तो लगभग हमारे समकक्ष ही हैं और वो भी 12-15 साल से संघर्ष कर रहे थे। देखिए उस समय की जो आप बात बता रहे हैं, उस समय जो आपको सम्मान मिला था वो शायद किसी को नहीं मिला था। आपके वर्तमान विधायक को भी उस तरह की चीजें, वो उसमें विधायक थे नहीं, वो सुषमा जी यहाँ से विधायक थी और हमारे दल में आ चुकी थी। तो मैं समझता हूँ कि जो सम्मान उन्होंने दिया वो बहुत बड़ा कर्ज है। एक देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी का नेता, उत्तर प्रदेश का एक्स सीएम, उन्होंने मुझे वो सम्मान दिया जिसका मैं ऋण कभी चुका ही नहीं पाऊंगा। अगर वो आने वाले जीवन पर्यंत विपक्ष में रहेंगे तो उनके बगल की कुर्सी पे कोई भी नहीं मिलेगा, तो पंकज मिश्रा जरूर मिलेंगे। मैं आपको ये लिख के देता हूँ, चाहे जितना ईडी सीबीआई आ जाए और चाहे जितना भारतीय जनता पार्टी का प्रकोप हो जाए, ये कभी नहीं बदलेगा। ये जिस दिन बदलेगा उस दिन मैं राजनीति छोड़ दूंगा, ये भी सच है। आपके जो है मुंगराबाद शाहपुर के विधायक हैं, जौनपुर के सांसद हैं, दोनों आपकी ही पार्टी से चुने गए हैं, लेकिन समाज के लोगों में पीड़ा ये रहती है कि दोनों उस हिसाब से समाज के लिए मुखर नहीं हो पाते हैं, ना दोनों की वो एक जो लोगों से अटैचमेंट होता है वो भी नहीं है उस तरह से। देखिए मैं बताऊं आपको, कभी कभी राजनीति में कुछ निर्णय मजबूरी में हो जाते हैं और इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने लोकतंत्र की उम्र 5 साल रखी है। राजनीतिक लोकतंत्र की उम्र 5 साल की। अगर आपसे गलती से कोई गलत लीडर चुन उठे, ऐसा मेरा कहने का बिल्कुल मतलब नहीं कि दोनों लोग सही नहीं हैं, मैं अपनी बात बता रहा हूँ आपको, फिर उस पर आता हूँ। तो आप 5 साल बाद उन्हें बदल दीजिए, जनता यही रहेगी, क्षेत्र यही रहेगा, पर जनप्रतिनिधि वही रहेंगे। रही बात दोनों नेताओं की, दोनों नेता मेरे हिसाब से बहुत अच्छे हैं और जो कर सकते हैं बेहतर कर भी रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा माहौल बना रखा है यहाँ पे, उनके खुद के नेताओं की तो सुनी नहीं जा रही है, विपक्ष के नेताओं की क्या सुनी जाएगी। इन्होंने विधायिका को इतना डाउन कर दिया है और कार्यपालिका को इतना हावी कर दिया है कि एक जनप्रतिनिधि अगर दरोगा को फ़ोन कर दे किसी कार्य के लिए, आप बताइए कि जनता किसके पास जाती है? अधिकारी के पास जाती है? कभी नहीं, जनता नेता के पास जाती है। लेकिन नेता का कद भारतीय जनता पार्टी ने इतना छोटा कर रखा है कि दरोगा सुनने को तैयार नहीं है। हम प्रोटेस्ट करें तो जेल जाएं,
जेल जाने से भी डर नहीं है। आप देखिए सदन में अगर विपक्ष के लोग बोलना चालू करते हैं तो उन्हें अघोषित कर दिया जाता है। इस तरह की मनमानी भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तो वो देख के अधिकारी मनबड़ हो रखे हैं। अच्छा, आम जनता की क्या पीड़ा होती है? पुलिस हमें परेशान न करे, कोई लड़ाई झगड़ा हो तो पुलिस हमारी सुन ले। यहाँ हर आदमी की तो एक ही पीड़ा है ना। अच्छा ये बताइए, झगड़े किससे होते हैं? अपने पड़ोसी से होते हैं। कश्मीर में किसी दुश्मन से किसी का झगड़ा थोड़ी है। बिल्कुल। नेता दोनों में बैलेंस करने का काम करता है, उसमें कार्यपालिका का सहयोग चाहिए। अब आप समझिए कि नेता की कार्यपालिका सुन ही नहीं रही है, अधिकारी सुन ही नहीं रहे हैं, और ऊपर से विपक्ष का नेता क्या कर सकते हैं? गिन चुन के उनके पास उनका जो है एक कोष मिलता है, इन लोगों को प्रतिनिधि कोष मिलता है। उससे अगर वो 100 रुपए भी बांटे सब में तो भी सबको संतुष्ट नहीं कर सकते हैं। सही। हाँ, ये बात अलग है, उन्हें थोड़ा और प्रयास करना चाहिए लोगों के बीच में जुड़े रहने का। इस बात की कमी मैं समझ सकता हूँ, लेकिन सबकी अपनी मजबूरियां होती हैं। हो सकता है हम आप नहीं समझ पा रहे हो, वो इससे अच्छा काम कर रहे हो, अपना अपना असेसमेंट होता है। तो मैं किसी को सही और गलत नहीं कहूँगा। दोनों नेता बहुत अच्छे हैं और दोनों लोगों ने समाजवादी पार्टी का नाम आगे करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। और मैं समझता हूँ कि ये आज के माहौल की वजह है कि जनता त्रस्त है जनप्रतिनिधियों से। आप हमारी पार्टी को छोड़ दीजिए, जहाँ भाजपा के विधायक सांसद है वहाँ देख लीजिए, वहाँ की जनता क्यों परेशान है, वहाँ तो और परेशान है। अच्छा, हमारा एक सवाल है, अगर मान लीजिए जौनपुर से, मुंगरा बादशाहपुर से, इन दोनों जगहों की हम बात कर रहे हैं, दोनों जगहों सांसद भी आपका है, विधायक भी आपका है, किसी एक को अगर आपको चुनना हो, ये बेहतर है इनसे, आप किसे चुनेंगे? किसी एक को? ये तो आप डिप्लोमेटिक सवाल पूछ रहे हैं। बिल्कुल। आप देखिए, मेरा विधायक भी बहुत अच्छा है। नहीं, किसी एक को बताइए। और मेरे सांसद बहुत अच्छे, विधायक के तौर पे पंकज पटेल बहुत अच्छे हैं, सांसद के तौर पे बाबू सिंह कुशवाहा भी बहुत अच्छे हैं। दोनों का आपस में कोई कंपैरिजन नहीं है। वो 5 विधानसभा का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये 1 विधानसभा का प्रतिनिधित्व करते हैं, और दोनों की उम्र में भी कोई आपस में कंपैरिजन नहीं है, और दोनों के राजनीतिक अनुभव में भी कोई कंपैरिजन नहीं है। पंकज पटेल सामान्य किसान के लड़के थे, उनके पिताजी हालांकि जज थे लेकिन बहुत सामान्य परिवार से आते थे, तो उन्होंने भी संघर्ष किया, आज विधायक हैं। और बाकी उनके कर्म डिसाइड करेंगे कि आगे विधायक होंगे या नहीं होंगे। पहली बार हम लोगों ने मेहनत करके हमारी पार्टी ने बनाया, तो दोबारा अब उनका क्रियाकलाप भी हमारी तरफ से, तो अगर वो लड़ेंगे तो हम तो चाहेंगे कि वो फिर दोबारा बने विधायक, और बनाने का पूरा प्रयास भी करेंगे। बाकी उनके कर्म उनके ऊपर हावी रहेंगे। वही हाल बाबू सिंह कुशवाहा जी का है। हम लोगों ने जितने कम समय में उन्हें सांसद बना दिया है, आगे उनके कर्म डिसाइड करेंगे। मुझे याद है 2024 का चुनाव, जब चुनाव लड़ने के लिए बाबू सिंह कुशवाहा जी जौनपुर आए थे, तो उस टाइम पे वो थोड़ा सा अस्वस्थ भी थे, पैर में उनके पाँव में चोट लगी, उनका लिगामेंट टूटा हुआ था। पैर में भी दिक्कत थी। बड़ी बड़ी जनसभाओं में ही केवल वो जा पाते थे, लेकिन इसके बावजूद जो है तकरीबन 1 लाख वोटों का अंतर रहा। क्या कुछ चीज़ें रही, किस तरह से आप लोगों ने जो है ग्राउंड पे काम किया था? देखिए, ग्राउंड पे काम ये किया था हमने कि भारतीय जनता पार्टी से हमने कुछ चीज़ें सीखी। हालांकि वो हमारी चीज़ें उन लोगों ने चुराई हुई हैं। हमने जनता के बीच में जाके काम किया, ग्रास रूट पे काम किया। हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की, हमने वोट बनाने में बहुत मेहनत की, लोगों को कन्विंस करने में बहुत मेहनत की, और हर कार्यकर्ता ने बाबू सिंह कुशवाहा बन के चुनाव लड़ा। यही, और कुछ में कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और हमने बूथों पे, माफ़ी चाहूँगा, चोरी नहीं होने दी, वोट को रखाने का काम किया, वोट चोरी होने से बचाया, तब हम लोग जीते। और नहीं तो भारतीय जनता पार्टी ने तो जिस व्यक्ति को चुनाव लड़ाया था, आदरणीय श्री कृपा शंकर जी, वो तो गृह राज्य मंत्री रहे हुए हैं, वो भी महाराष्ट्र में। पैसे की कोई कमी ही नहीं उनके पास। तो मैं समझता हूँ कि जनता ने असेसमेंट किया, दोनों में से जो अच्छा था उसे जिता दिया। आखिरी सवाल है हमारा, अगर मान लीजिए 2027 में मुंगरा बादशाहपुर की जनता आपको जो है विधायक के तौर पर, जनप्रतिनिधि के तौर पर यहाँ से चुनती है, पार्टी आपको टिकट देती है, जनता का भरोसा आपको मिलता है, किन चीज़ों को आप सबसे पहले चाहेंगे कि सबसे पहले इन चीज़ों को हमें पूरा करना है? क्योंकि कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो बहुत सारी विसंगतियाँ समाज में व्याप्त हैं। मुंगरा बादशाहपुर की अगर ख़ास तौर पर बात किया जाए तो लोगों को छोटी छोटी नौकरियों के लिए 10-12 हज़ार रुपये की नौकरी के लिए भी यहाँ से लोग बाहर की तरफ पलायन करते हैं। क्या कुछ चीज़ें हैं, क्या कुछ आप प्लानिंग बनाकर चलेंगे कि हमको सबसे पहले इन चीज़ों पे फोकस करना है? देखिए, आपके मुंह में घी शक्कर, अगर मेरी पार्टी मुझ में भरोसा रखती है और क्षेत्र की जनता मुझ में भरोसा जताती है, मैं यहाँ से चुन के जाता हूँ 2027 में, और मुझे लगता है कि ऐसा होगा ज़रूर, और नहीं भी हुआ तब भी मैं सेवा करूंगा। लेकिन अगर मैं जाता हूं तो सबसे पहले मेरा जो विज़न है, हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया है सतहरिया सीडा, मैं उसे एम्पावर्ड करने का काम करूंगा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा उसका विकास हो सके, ताकि
यहाँ के लोगों को रोज़गार मिल सके। और दूसरा मेरा सबसे बड़ा विज़न है कि हमारे विधानसभा क्षेत्र में 4-5 बड़ी बड़ी मार्केटें हैं जिनका परिवर्तन हो सकता है क्षेत्र पंचायत या नगर पंचायतों में, नगर पंचायत या नगर पालिकाओं में। जैसे आपका सुजानगंज मार्केट हो गई, आपका बरई पार बाज़ार हो गई, बिकासराय हो गई, जंघई हो गई। मेरा सबसे पहला प्रयास रहेगा कि ये जो सामान्य हैं चुनाव यहाँ पे होते हैं, इनका परिवर्तन जो है इन मार्केटों का नगर पंचायत या नगर पालिका में हो सके। जो भी उसके मानक होंगे उस पर हम लोग काम करेंगे और मुगरा बादशाहपुर जो नगर पालिका है और एम्पावर्ड हो सके। इससे क्या है कि हमारे आपके यहाँ जनप्रतिनिधि बढ़ेंगे, कोष बढ़ेगा, तो उससे क्षेत्र का विकास और बेहतर तरीके से होगा। बाकी बेसिक ज़रूरतें यहाँ पे जैसे चिकित्सा से संबंधित बहुत ज़रूरत है। यहाँ पे एक अच्छे मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल की ज़रूरत है, अदरवाइज़ लोग इलाहाबाद और बनारस जाने पे मजबूर रहते हैं। हालांकि बहुत दूर नहीं है, कनेक्टिविटी अच्छी है, लोग पहुंच जाते हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि जो भी यहाँ पे पीएचसी और सीएचसी मौजूद है वो और एम्पावर्ड हों। और शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ पर टेक्निकल एजुकेशन की कमी है, लोग अपने बच्चों को बाहर भेजने पे मजबूर हैं। इंटर के बाद ज़्यादातर मोस्टली बीए बीएससी के अलावा कुछ मिलता नहीं डिग्री कॉलेजों के नाम पे। तो मेरी एक कोशिश होगी कि मेरे क्षेत्र में एक टेक्निकल विद्यालय हो जहाँ बीबीए, बीसीए, एमबीए, बीटेक और पॉलिटेक्निक, टेक्निकल एजुकेशन और या फिर प्रोफेशनल एजुकेशन जो है उसको बढ़ावा मिल सके। उससे हमारे बच्चों को दूर नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे हमारे यहाँ शिक्षा तो बहुत एम्पावर्ड है हमारे पूरे जौनपुर डिस्ट्रिक्ट में और हमारे मुगरा बादशाहपुर में, खास करके सुजानगंज क्षेत्र में सरस्वती की धरती कही जाती है। तो उन लोगों को जो यहाँ के लोग पढ़ने पढ़ाने के बहुत शौकीन भी हैं, जौनपुर के अधिकारी आपको लगभग हर ज़िले में मिल जाएंगे। तो मेरी कोशिश होगी कि टेक्निकल और प्रोफेशनल एजुकेशन को थोड़ा बढ़ावा मिले यहाँ पे। और दूसरी बात, हम आपस में एक ऐसी कमेटी बनाएंगे कि जिससे लोगों की जो जन सामान्य समस्याएं हैं, जिसके लिए उन्हें एक विंडो नहीं मिल पाती कि हम किसके पास जाएं। समस्या बहुत बड़ी नहीं होती है, कन्फ्यूजन की वजह से जो है लोग परेशान हैं कि हम इस समस्या के बारे में किससे बात करें। क्योंकि भ्रष्टाचार को भाजपा ने इतना निचले स्तर पर इतना बढ़ावा दे दिया है, लेखपाल तक से बात करने में लोग डरते हैं। आज की स्थिति ये है कि लेखपाल से बात करने में लोग डर, ऐसा लगता है जैसे डीएम हो लेखपाल। मेरी विधानसभा में अगर मैं चुन के आया, विश्वास करिए मेरी ये कोशिश रहेगी, किसी भी जन सामान्य को ये शिकायत नहीं रहेगी कि फला अधिकारी ने हमसे घूस मांगा या फला अधिकारी ने हमसे ज़बरदस्ती ये काम करवाया। किसी व्यापारी को एक पैसे किसी को तहबाजारी नहीं देनी पड़ेगी, किसी नेता को नहीं देनी पड़ेगी, किसी अधिकारी को नहीं देनी पड़ेगी। मैं समझता हूँ ये चीज़ समाज से ख़त्म हो जाएगी जिस दिन अपने आप समाज सुचारू रूप से चलने लगेगा। किसी को घूस नहीं देना पड़ेगा, मेरी ये पूरी कोशिश रहेगी। जो अधिकारी घूस लेने वाला होगा वो मेरे विधानसभा में ट्रांसफ़र नहीं लेगा, ये मैं आपको वादा करके दे रहा हूँ। घूसखोर अधिकारी हो, डॉक्टर हो या जो भी हो, वो मेरी विधानसभा में अपनी पोस्टिंग नहीं चाहेगा। मेरी सबसे पहली प्राथमिकता तो यही होगी। और किसी भी, चाहे वो रिक्शा चलाने वाला, चाहे गाड़ी चलाने वाला हो, चाहे दुकान चलाने वाला हो, चाहे अस्पताल चलाने वाला हो और चाहे व्यापारी हो, उसे किसी को 1 रुपया घूस नहीं देना पड़ेगा मेरी विधानसभा के अंतर्गत। ये मेरा आपसे वादा है। और ये मैं विधायक बनूंगा तो भी, विधायक में नहीं भी बनूंगा, अगले सत्र में हम लोग कुछ ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि मेरी विधानसभा घूसखोरी से मुक्त हो जाए, तहबाजारी से मुक्त हो जाए और भांटगिरी से मुक्त हो जाए, ताकि यहाँ क्षेत्र की जनता अगर किसी से मिलना हो तो डर न महसूस करे। और दूसरी बात, जनता से मेरा जुड़ाव हमेशा सीधा रहेगा, मेरे और जनता के बीच में कोई जनप्रतिनिधि नहीं रहेगा। ये मेरी कोशिश रहेगी। जिस दिन मुझे जनप्रतिनिधि की ज़रूरत पड़ेगी उस दिन मैं राजनीति छोड़ दूंगा। ये बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप जी। मेरी कोशिश ये रहेगी कि लोग रहेंगे, हैंड्स रहेंगे, लेकिन जनता को ये नहीं महसूस होगा कि मेरे उनके बीच में ये है, मेरी बात नहीं हो पा रही है, या इनसे बात होती तो और अच्छा होता डायरेक्ट। मैं इस चीज़ को सबसे पहले ख़त्म करूँगा, ये मेरा विज़न है। क्योंकि यही सबसे बड़ी समस्या है। चाय से ज़्यादा गर्म अक्सर प्याली होती है, ये हमने आपने देखा है। बिल्कुल बिल्कुल। और बाकी बहुत सारी मूलभूत समस्याएं हैं, लोग अनुभव से सीखते हैं। मैं भी सीखने का प्रयास करूंगा और बेहतर से बेहतर जो हो सकता है वो करने का प्रयास करूंगा और कोशिश करूंगा कि कोई भी मेरे यहाँ से असंतोष होके ना जाए, असंतुष्ट होके ना जाए। भारत 100 को आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत, आपका भी और आपके दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ पंकज मिश्रा जी, भारत समाजवादी पार्टी से मुगरा बादशाहपुर से लगातार जो है सक्रिय राजनीति करते हैं और लगातार जो है समाज में बने रहते हैं। समाज के हर कार्यक्रम में, समाज के हर सुख दुख में बढ़ चढ़कर अपनी सहभागिता दर्ज कराने की इनकी पुरजोर कोशिश रहती है।
लखनऊ से लौटना पड़ता है तो तनिक भी विलम्ब नहीं करते हैं, तुरंत आते हैं, लोगों के सुख दुख में शामिल होने का कार्य करते हैं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जुड़ रही है हमारे साथ।